Assalamualaikum students. Today we will start our second lecture. Chapter number 9 Chemical Equilibrium. मैंने आपको इससे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जाम्पल बताई किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहे हैं और बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। जब ये दोनों मिले यानी कि फॉर्मेशन का रिएक्शन हुआ, मतलब कि फॉर्मेशन हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रही है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सॉलिड फॉर्म में बनी है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बनी है, अगर ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हो, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड हो, तो क्या होगा, इसकी रिवर्स स्टेट ये वाला रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को दोबारा से जब हम हीट करेंगे तो वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, यानी कि डीकम्पोजिशन हुई है यहाँ पर। और लेकिन क्या होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ये जो एरो है, एरो अपवर्ड, ये शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है और ये बनकर एवेपोरेट हो जाती है, यानी कि एस्केप आउट एंड द रिएक्शन गोज टू कंप्लीट, मतलब ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दो इम्पोर्टेंट यानी कि यहाँ पर बातें हैं। एक तो ये कि अगर पहले रिएक्शन में देखें, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हमने हीट किया, फ्लास्क जो है वो ओपन है, इसके ऊपर हमने कोई भी कॉर्क नहीं लगाया हुआ जो कि फ्लास्क को बंद नहीं किया हुआ, ओपन है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम इस कंडीशन में हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये बाहर निकल गई क्योंकि फ्लास्क ओपन है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बरअक्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यानी कि एट अ टाइम डिकम्पोज हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहे हैं ये उस वक्त दोबारा से कंबाइन होकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। यहाँ पर इस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो हमने फ्लास्क को क्लोज किया हुआ है, ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है। क्लोज फ्लास्क में जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन वो एस्केप नहीं होगी, इट कैन नॉट एस्केप, क्योंकि ऊपर से फ्लास्क बंद है। जब ये एस्केप नहीं होगी तो इस केस में दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिल सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इस केस में, इन केस ऑफ जो फ्लास्क है वो क्लोज है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और एक आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्टेट आएगी कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा कि जिस रेट पर जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसका रेट जो है जो कॉम्बिनेशन के रेट के इक्वल हो जाएगा, जो कि मैं पीछे आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम स्टेट में रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। फर्दर आपको इसकी एग्जांपल्स के ज़रिए मैं समझाती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या होता है कि अगर आप ये वाला रिएक्शन देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो पहले तो क्या होता है कि जहाँ पर रिएक्टेंट्स यानी कि कंबाइन होते हैं और ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट होता है
या इन केस यहाँ पर आप यूँ समझ लें कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है शुरू में ये फास्ट होता है, और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये जो प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बने हैं, तो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब ये जो है प्रोडक्ट थोड़ी बन जाती है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन का जो रेट है वो सेम हो जाता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये डीकम्पोजिशन हो रही है और ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, लेकिन इनका जो रेट है वो सेम है। इस केस में हमने ये बात नोट डाउन करनी है कि जो अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम ऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की इन अ क्लोज फ्लास्क ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है, फ्लास्क तो बंद है, ना ही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर टूट रहा है तो दोबारा बन भी तो रहा है ना, तो अमाउंट तो इन तीनों केमिकल्स के सेम रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसी स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और ऐसी स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जिसका रेट जिसमें इक्वल हो जाता है, ऐसी स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं इसके अंदर, एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो ज़ीरो हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप मतलब कि स्टॉप हो जाता है, प्रोसीड नहीं करता। जिस तरह से अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि एक बिल्डिंग जो है वो डेवलप हुई है और बिल्डिंग जो है वो बनती जा रही है, लेकिन वो बन के खड़ी हो गई है, वो उसकी जो ब्रिक्स हैं वो गिरी नहीं है, क्योंकि उस पर जो एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं वो बैलेंस थी, इक्विलिब्रियम स्टेट में थी, तो वो मतलब कि गिरेंगी नहीं, वो स्टेबल रहेंगी। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो फॉरवर्ड रेट रिएक्शन है वो जब चलता है और बाद में रिवर्स रिएक्शन भी चलता है, तो दोनों जब इक्वल होने के बाद एक स्टेट ऐसी आती है कि दोनों का रेट अब ज़ीरो हो गया है, अब ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है ना रिवर्स रिएक्शन चल रहा है, तो ऐसे स्टेट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और चलते जाते हैं। तो इस तरह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दोनों का रेट ज़ीरो हो जाता है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूँ रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो आप देखें कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर शुरू में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता विद इन टाइम जो है वो पहले ज़्यादा होता है, लेकिन विद इन टाइम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन रिवर्स रिएक्शन का रेट उस वक्त ज़ीरो पे होता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब ये रिवर्स डायरेक्शन में होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन में, उस सूरत में क्या होता है कि रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन फिर एक ऐसी स्टेट आती है जिसके अंदर दोनों मिलकर, दोनों रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर एट अ टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडीन उसी वक्त टूट रहे हैं और रिएक्टेंट्स बना रहे हैं दोबारा से। तो इस स्टेट में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है और रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो इस स्टेट में ये स्ट्रेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो स्ट्रेट लाइन शो कर देता है। यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट इक्वल हो गया है। लेकिन ये बात माइंड में रखनी है, जैसे कि मैंने पिछले रिएक्शन के एग्जांपल में भी बताया, यहाँ भी बता रही हूँ कि हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, ये सेम रहेगी,
क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज फ्लास्क में परफॉर्म करते हैं ताकि कोई भी गैस वहां से एलिमिनेट ना हो। अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के कि क्या डिफरेंस है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन रिवर्स में प्रोडक्ट्स टूट कर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो प्रोसीड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्रोसीड होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में फास्ट होता है, इस तरफ रिएक्शन तेजी से चलता है, लेकिन शुरू में जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम होती है तो रिवर्स रिएक्शन उस वक्त नहीं चल रहा होता। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, स्लो डाउन इन ग्रेजुअली, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है ये आहिस्ता आहिस्ता जब ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाता है, स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंस था फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी डायनामिक इक्विलिब्रियम के कि जब रिवर्सिबल स्टेट में रिएक्शन होता है तो उसके अंदर भी मैंने स्टैटिक और डायनामिक को डिस्कस किया। तो उसमें जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसकी ये कंडीशंस हैं कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम सिर्फ उस वक्त होगा जब जो जिस फ्लास्क में रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज हो, कोई भी चीज़ ना एंटर हो ना ही बाहर जाए। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो सेम होना चाहिए और रिएक्शन अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते रहना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन होगी। थर्ड कंडीशन ये है कि जो अमाउंट है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती है, इवन कि रिएक्टेंट्स का कलर डेंसिटी भी चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। फोर्थ ये चीज़ है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो रिएक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। आइदर वो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स से भी स्टार्ट हो सकता है और वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट से भी स्टार्ट हो सकता है कि प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं से भी दोनों डायरेक्शन में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। पांचवी चीज़ ये है कि अगर इन केस रिएक्शन दरमियान में डिस्टर्ब हो गया है तो हम उसको दोबारा से अचीव कर सकते हैं। वो इस केस में कि हम अपनी कंडीशंस को मेंटेन करें, कंसंट्रेशन सेम रखें। अगर हमने प्रेशर चेंज किया है या फिर टेम्परेचर में कोई चेंज आया है तो हम वही कंडीशन, वही टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करें जो उस रिएक्शन को चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। फर्दर डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।